ईरान में 12वें दिन अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखा गया है। कल रात ईरान में खामेनेई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है और खामेनेई के खिलाफ वहां ईरान के 150 से ज्यादा शहर बताए जा रहे हैं जहां पर आंदोलन फैल चुका है। अब तक 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत वहां पर हो गई है और बड़ी खबर यह मिल रही है कि अभी भी वहां के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जो प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने कहा जा रहा है कि गोली चला दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहां 12वां दिन है विरोध प्रदर्शन का। खामेनेई सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और सबसे बड़ा विद्रोह 12वें दिन देखने को मिला। कल रात ईरान में खामेनेई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख भी रहे हैं। ईरान के 150 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में झुलस रहे हैं, ये उसी की तस्वीर। 45 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक और कई सुरक्षा कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। ईरान में इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए। रजा पहलवी के समर्थन में लोग सड़कों पर गए और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर लोग जाहिर कर रहे हैं। और इस बार लोगों का कहना यह है कि या तो आर या पार होगा। जो सालों से ये कुशासन चल रहा है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का, उसका विरोध कर रहे हैं लोग और सत्ता से बाहर करने की अपील कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। ईरान में इंटरनेट मोबाइल सेवा पर वहां पाबंदी लगा दी गई है। ईरान में प्रदर्शन वाले जगहों पर इंटरनेट सेवा मोबाइल को बंद कर दिया गया है। ईरान की तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें भी निलंबित कर दी गई हैं एहतियात के तौर पर। हिंसक प्रदर्शन बढ़ता देख वहां पर पाबंदी लगाई गई है। खामेनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के 150 के आसपास शहर इस वक्त ऐसे हैं जो इस तरीके से झुलस रहे हैं या फिर वो आंदोलन की आग में इस वक्त हैं। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर पाबंदी है। प्रदर्शन वाली जो जगह है खासतौर पर वहां ये इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ईरान की तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी अभी उड़ानें नहीं चलेंगी, उड़ानें बहाल नहीं होंगी। हिंसक प्रदर्शन वहां पर बढ़ता लगातार देख करके पाबंदियां लगाई गई हैं एहतियात के तौर पर। खामेनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में लोग नारेबाजी सड़कों पर कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को सत्ता से बाहर कर दिया जाए और रजा पहलवी की वापसी हो और इसीलिए वहां पर लोग इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। सड़कों पर जंग के हालात बने हैं। किस तरीके से वहां आग के हवाले जो भी सामने दिख रहा है उसको लोग कर दे रहे हैं, उसी की तस्वीर है। हजारों की तादाद में भीड़, ये एक शहर या 2 शहर की तस्वीर नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 के आसपास शहर बताए जा रहे हैं। उसमें तेहरान सबसे ज्यादा प्रभावित है, खोमैनी सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस्फहान है और गोरगन है। सबसे पहले आपको ईरान की राजधानी तेहरान का हाल हम दिखा देते हैं, जहां सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ खामेनेई की सत्ता को चुनौती दे रही है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सुरक्षा बलों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर तेहरान की आपके सामने। और इसके अलावा खोमैनी में भी इतने ही बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। आलम यह है कि तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ हिंसा का माहौल है। और अब आपको तेहरान से एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, जब भीड़ ने सैनिकों के सम्मान में बने मेमोरियल को भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ जो सैनिकों के सम्मान के लिए मेमोरियल बना हुआ था वहां पर भी आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी पहुंचे और ईरान के एक और शहर का हाल आप देख लीजिए। ये शहर खोमेन है जो ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रुहुल्लाह खोमैनी का जन्म स्थान है। और बीती रात यहाँ पर भी भीड़ ने इस्लामिक शासन के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। जनता ने कहा कि अब खोमैनी को हटाकर रजा पहलवी को कमान देने का वक्त आ गया। ईरान के इस्फहान प्रांत का भी हाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। प्रदर्शनकारी यहाँ रजा पहलवी नाम के नारे लगातार लगा रहे हैं। और गोरगन शहर की तस्वीर भी है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर भी चल रहा है और भीड़ ने गवर्नर की बिल्डिंग के साथ साथ जो पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, जो मोटर बाइक वहां पर मौजूद थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया। ये 4 तस्वीर ईरान के अलग अलग हिस्सों की है आपके सामने। तेहरान, खोमैन, इस्फहान और गोरगन जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त। ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर रजा पहलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाखों ईरानियों ने रात में अपनी आजादी की मांग की है। रजा पहलवी की ओर से ये बात कही गई है। जो प्रदर्शन हो रहा है ईरान में उसको लेकर ईरान सरकार ने संवाद की सभी लाइनें काट दी हैं। रजा पहलवी ने ये बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से रजा पहलवी ने अपील की ईरानी लोगों से बातचीत के लिए जल्द कदम उठाएं। कि डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कहा कि मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज को चुप ना होने दे। रजा पहलवी की ओर से ये बयान। जो हिंसा, जो प्रदर्शन इस वक्त ईरान के अलग अलग हिस्सों में
उसको लेकर रजा पहलवी ने कहा कि लाखों ईरानियों ने आज रात अपनी आजादी की मांग की। जवाब में ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काट दी हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लैंड लाइट काट दी गई है और वहां पर लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये 4 तस्वीर आपके सामने, ईरान के 150 के आसपास शहर जो इस वक्त प्रदर्शन की आग में झुलस रहे हैं, धुलक रहे हैं और कई जगहों पर आगजनी देखी जा रही है, तोड़फोड़ वहां पर लोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी वहां पर हुई है और हजारों की तादाद में लोग हैं सड़कों पर। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी और रजा पहलवी के समर्थन में लोग यहां नारे लगाते हुए सुने जा रहे हैं। बीती रात ये जो प्रदर्शन की आग है वो अचानक से और भड़क गई। आर्थिक बदहाली कारण है इसका और सत्ता परिवर्तन की मांग यहां लोग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो ईरानी मुद्रा रियाल है वो लगातार गिरती जा रही है, अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसको लेकर भी लोगों का गुस्सा इस तरीके से वहां पर फूट रहा है। ईरान में प्रदर्शन के बीच खामेनेई को ट्रंप की 2 टूक, प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खामेनेई को यह चेतावनी दी गई है। अगर ईरानी अथॉरिटी लोगों को मारेगी तो हम बड़ा हमला करेंगे, ये ट्रंप ने चेता दिया कि ईरान को। ये बड़ी खबर है। ईरान में प्रदर्शन के बीच खामेनेई को ट्रंप की 2 टूक। जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी ओर से यह कहा गया है कि अगर वहां पर लोगों को मारा गया तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा ईरान पर। ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, अभी तक तकरीबन 45 के आसपास जिनकी मौत हुई है। कई सुरक्षा कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने 2 टूक चेतावनी दी है ईरान को। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जेडी वेंस सामने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर आम लोगों को मारा गया जो कि सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे हैं, अपने अधिकार के लिए उतरे हैं, अगर उनके साथ वहां पर ज्यादती हुई, उनको मारा गया तो फिर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो ईरान पर बड़ा हमला करेगा, इसके लिए ईरान तैयार रहे। Look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आज कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी। आईपैक कार्यालय पर ईडी की जो रेड पड़ी है उसके विरोध में प्रदर्शन वहां पर टीएमसी की ओर से किया जाएगा और ये बड़ी खबर है। आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी। जो आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई है ईडी की, उसके खिलाफ ये गुस्सा के सियासत गर्मा गई है पश्चिम बंगाल की, आप जानते हैं। कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ ममता मार्च निकालती हुई दिखाई देंगी। आज आईपैक कार्यालय पर ईडी की रेड के विरोध में यह प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी और ममता दीदी आमने सामने आ गए हैं। ये पूरा बवाल कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ। तो ईडी की रेड के बाद पश्चिम बंगाल में उबाल है। टीएमसी ने जहां केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी ममता पर गड़बड़झाले के आरोप लगा रही है। इसी सिलसिले में आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराएंगी। इसके अलावा कल ईडी ने जब आईपैक पर छापेमारी की थी तब भी टीएमसी ने अलग अलग जगहों पर विरोध दर्ज करवाया था। कोलकाता में कुणाल घोष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, वहीं हुगली में भी टीएमसी विधायक सड़क पर उतरे। इसी तरह सिलीगुड़ी में भी नाराजगी जाहिर की गई टीएमसी की ओर से और हावड़ा में भी ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें। इसी बीच एक बड़ी खबर है, हाईकोर्ट तक पहुंचा आईपैक पर ईडी की छापेमारी का ये पूरा मामला। छापेमारी में दखलंदाजी को लेकर हाईकोर्ट में ईडी की याचिका दायर हो चुकी है। छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने भी हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर सुनवाई होगी। आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने ईडी पर चोरी करने का आरोप लगाया। प्रतीक की पत्नी ने ईडी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। दरअसल गुरुवार को छापेमारी के बाद दिन भर चले हंगामे के बाद अब लड़ाई
हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। ईडी ने जहां छापेमारी के दौरान ममता की दखल अंदाजी का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर पहुंची, वहां से फाइल और हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर के चली गई। आरोप यह भी है कि छापेमारी के समय ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर जाकर भी अहम सबूत अपने साथ वो वहां से ले गए। अब इसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची है, अर्जी वहां पर दाखिल की गई है। ईडी का कहना यह है कि ये पूरा जो मामला है वो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि टीएमसी इसे सियासी प्रतिशोध और सत्ता की चालाकी बता रही है। प्रतीक जैन के घर करीब 8 घंटे तक छापेमारी हुई और ममता बनर्जी आखिरी वक्त तक वहीं पर डटी रही। ममता बनर्जी हरे रंग के कवर में जो कागज लेकर बाहर निकली, उसने कई सवाल उठा दिए। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही है तो सरकारी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. इधर बीजेपी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया और आईपैक के पास वोटर लिस्ट क्यों और कैसे पहुंची। ईडी निश्चय तार क्षमता बले तारा तादेर मुख्यमंत्रीर बिरुद्धेও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। इस बीच अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए और लिखा, पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी बीजेपी की बुरी हार का पहला प्रमाण है। अब देखिए, ईडी भले ही इस पूरे ही मामले को कोयला घोटाले से जोड़कर बता रही है, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीक जैन की फर्म के पास रखे थे। अब समझिए कि इस फर्म का राजनीति से कैसा जुड़ाव है, कैसा कनेक्शन है। आईपैक वही फर्म है जो पिछले कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, चुनावी नारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाती रही है। 2014, 2019, 2021 और 2024 के चुनाव में आईपैक की भूमिका खासतौर पर अहम रही और इन सभी चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके राजनीति में जाने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे हैं। ये फर्म सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम करती है, जैसे बिहार में जेडीयू है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी इनके लिए काम करती है। ये वही फर्म है जिसने 2014 से पहले चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं, हर घर मोदी और घर घर मोदी जैसे अभियान शुरू किए, जिससे बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। अब यही जो पूरा फर्म है वो सवालों के दायरे में है, निशाने पर है ईडी के। आलम यह है कि ईडी की रेड पर बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। टीएमसी जहां इसे साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर है। हमको अगर जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। एक ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा बहुत दिन से ये लोग चला रहा है। भाजपा और टीएमसी मिल के ये लोग बाइनरी पॉलिटिक्स हमेशा करने का प्रयास होता है। ईडी का सामने फाइल लेके सीएम ने निकाल के आ गया, तो ईडी क्यों नहीं रुके? बहुत जगह ईडी रेड होता है, सीएम क्यों नहीं उधर तो पहुंचता नहीं है? पुलिस कमिश्नर को लेके इधर क्यों पहुंच गया है? आज ही तय हो गया कि भाजपा बंगाल हार रहा है। जब जब भाजपा जहां जहां बुरी तरह से हारता है, ऐसी सारी चीजें करता है। जो भाजपा की यंत्रणा है ईडी, भाजपा के कपड़े धोने में लगे हुए है। और आज जो ममता दीदी के साथ हुआ है, ये बहुत ही घृणास्पद है, गंदी हरकत है और ममता दीदी करारा जवाब देगी, ये तो पता है। लेकिन देश में कभी ना कभी ये ईडी जो भाजपा की है उसके खिलाफ बहुत बड़ा उद्रेक होगा, आप देखिए। जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this coal scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे फॉर वेस्ट बंगाल। Preventing a public servant from the discharge of his public functions is an offence. All these are being looked into from all angles. It makes me say, Vinash Kale Viparit Buddhi. हाँ, वो पूरा मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं, नाम भर के लिए बनर्जी है वो।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली है। गवर्नर आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी वाले ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय, बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ ने मामले का संज्ञान लिया है और राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर आधी रात तक बैठक भी चली है। ये बड़ी खबर इसी बीच पश्चिम बंगाल से है, जहां पर राज्यपाल को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ के ईमेल मिला के गवर्नर आनंद बोस की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ ने इस मामले को गंभीरता के साथ लिया है और राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें वहां पर चली हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा सागर मेला परिसर में भीषण आग यहां पर लगी है। देर रात गंगा सागर मेला परिसर में आग लगने की बात सामने आई और मौके पर दमकल की कई टीमें मौजूद। कल ही सीएम ममता बनर्जी ने मेले का उद्घाटन किया था और वहां पर अचानक से शाम को आग लग गई। ये देखिए तस्वीर, जिस वक्त वहां पर आग भड़की है उसी वक्त की तस्वीर है। गंगा सागर मेला जिसका उद्घाटन खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया और उद्घाटन के कुछ ही देर के बाद इस तरीके से यहाँ पर आग लग गई। अब आग लगने की वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में जांच होगी, लेकिन उससे पहले जिस वक्त ये आग लगी पूरा परिसर किस तरीके से धुएं से वहां भर गया, ये उसी वक्त की तस्वीर है। देर रात का ये मामला है गंगा सागर मेला परिसर, जहां अचानक से आग लगने की जानकारी सामने आई। कई टीमें दमकल की वहां पर मौजूद जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश वहां करती हुई दिखाई दी और दमकल की टीमों ने वहां आग को लगभग बुझा भी लिया है। ये अपडेट है, कल ही सीएम ममता ने यहां मेले का उद्घाटन भी किया था जहां ये आग लगी है। अब इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ कि गड्ढे में ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक समा गया और कहा यह जा रहा है कि सड़क धंसने से यहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था जिसमें ट्रक ड्राइवर की जान बाल बची है। इग्नू यूनिवर्सिटी के पास ये बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो की खुदाई से खोखली सड़क हो गई थी जिसके बाद बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया था और यहाँ से गुजरते वक्त एक ईंटों से भरा हुआ जो ट्रक है वो इसकी जद में आ गया, वो हादसे का शिकार हो गया। ये दो तस्वीर दिल्ली की आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ। जो ईंटों से भरा हुआ ट्रक था वो यहाँ गड्ढे में गिर गया। हालांकि राहत वाली बात यह है कि जो चालक था इस ट्रक का वो एकदम सेफ है, सुरक्षित है। मेट्रो का काम लगातार जारी है और इसी वजह से यहाँ पर खुदाई भी की जा रही है जिस वजह से ये पूरी जो सड़क है वो खोखली हो गई है और यहीं पर गड्ढा हुआ था जिसके बाद ये हादसा हुआ। दिल्ली के तुर्कमान गेट बवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में कड़ी सुरक्षा की गई है। 6 जनवरी की रात जो बवाल वहां पर हुआ था उस पर एक्शन भी हो रहा है और इसी बीच बड़ी खबर कि आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज का दिन है और इसीलिए सुरक्षा वहां कड़ी की गई है। पथराव के आरोपियों की धरपकड़ के बीच में आज कड़ी निगरानी वहां पर होगी। तुर्कमान गेट इलाके में आसपास पुलिस की फोर्स की तैनाती वहां पर रहेगी पूरे दिन। तुर्कमान गेट पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद आज फैज इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज का मौका है, जुमे की नमाज का दिन है और दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात है। फैज इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने घर या आसपास की मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़ें। 6 जनवरी की रात जो बुलडोजर एक्शन हुआ उससे पहले किस तरीके से बवाल हुआ, उस पूरे ही बवाल के मामले में एक्शन हो रहा है, जांच की जा रही है। कौन लोग थे जिन्होंने पूरा माहौल यहां पर खराब किया, लेकिन उससे पहले आज चूंकि बहुत अहम दिन है, आज शुक्रवार का दिन और जुमे की नमाज यहां पर पढ़ी जाएगी फैज इलाही मस्जिद में। आसपास माहौल खराब ना हो, ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए पुलिस वहां पर तैनात रहेगी। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर लगातार नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर निगाह है तुर्कमान गेट इलाके में और जो बवाल हुआ उस मामले में लगातार गिरफ्तारी धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि वहां पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की नजर है, पुलिस की नजर है, पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसकी नजर है। हालात ना बिगड़े, लोग ज्यादा वहां पर इकट्ठा ना हो, इसके लिए तैयारी वहां पर की गई है। और उज्जवल कुमार तुर्कमान गेट से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उज्जवल, क्या तैयारी है आज को लेकर? जो 6 जनवरी को बवाल हुआ था उसके बाद एक्शन एक तरफ लगातार जारी है और उस एक्शन के बीच में आज शुक्रवार का दिन बहुत अहम क्योंकि जुमे की नमाज का दिन है, क्या तैयारी है आज को लेकर दिल्ली पुलिस की?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है 6 तारीख को पत्थरबाजी हुई थी तुर्कमान गेट पर, उसके बाद लगातार जो हालात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन अगर आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी भारी जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनातगी है वो डिप्लॉय यहाँ पर की गई है। और आज जुम्मे की नमाज है और देखिए जब पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद आज ये पहली जुम्मे की नमाज है और हमारी जो मौजूदगी है फैज-ए-इलाही मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने है। और ये वही जगह है जहां पर बैंक्वेट हॉल जो है हुआ करता था, जिसको तोड़ा गया एमसीडी की कार्रवाई में जो है अवैध पाया गया। उसके साथ साथ यहां पर जो है डायग्नोस्टिक सेंटर होता था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात कर रखे हैं। उसके साथ देखिए जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी बाकायदा यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उसके साथ एसएसबी के जवान तैनात है और दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात है। तकरीबन 700 से 800 जो यहाँ पर पूरी दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनातगी की गई है। और इसके साथ ही देखिए आज जुम्मे की जो नमाज है उसको लेकर भी जो फैज-ए-इलाही मस्जिद की कमेटी है उनके जो फैज-ए-इलाही मस्जिद के जो मुख्य संरक्षक हैं निज़मुद्दीन चौधरी, उनकी तरफ से लोगों के लिए एक अपील की गई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि शांति बनाए रखें सबसे पहले तो, और उन्होंने साफ कहा है कि फैज-ए-इलाही मस्जिद में देखिए नमाज ज़रूर होगी लेकिन लोगों के आने की अनुमति है या नहीं है इसकी जो जानकारी है वो सिर्फ प्रशासन देगा। अगर प्रशासन कहता है लोग आ सकते हैं तो यहाँ पर लोग पढ़ने आए, अगर प्रशासन मना करता है तो यहाँ पर पढ़ने के लिए ना आए। तो उन्होंने साफ लोगों से कहा है कि अपने घर के आसपास जो उनकी मस्जिद है या तो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाए या फिर अपने घर के अंदर ही नमाज जो पढ़े हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका है वो पूरा अभी फिलहाल यहाँ पर शांति बनी हुई है। और पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर लगातार यही लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो अपने घर में रहें और शांति बनाए रखें। शांति की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए यही वो सामने रास्ता अगर आप देखेंगे तुर्कमान गेट है, उसके साथ में जहाँ जो बैरिकेड्स लगे हैं वहीं पर ही पत्थरबाजी की जो वो वीडियो है जो एमसीडी के ऊपर पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे वहीं से फेंके गए थे। तो वहाँ पर भी देखिए भारी जो पुलिस बल है वो डिप्लॉय यहाँ पर हो रखा है, एसएसबी के जवान तैनात है। और कुल मिला के देखिए अभी जो हालात है वो अंडर कंट्रोल है, शांतिपूर्ण पूरा इलाका यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आज देखिए नजरें इसलिए यहाँ पर ज्यादा बनी हुई है क्योंकि पत्थरबाजी के बाद आज पहली जो बार जो है वो जुम्मा पड़ रहा है, जुम्मे की नमाज पहला दिन है जब जुम्मे की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी और माहौल खराब ना हो इसीलिए तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। शुक्रिया आपका उज्जवल। यूपी के रामपुर में पाकिस्तानी महिला 30 साल की सरकारी नौकरी करती रही, 30 साल तक, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग और सरकारी एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ के रामपुर की माहिरा अख्तर निकाह के बाद 1979 में पाकिस्तान चली गई थी। वहां पर 2 बेटियां हुई, लेकिन 3 साल बाद तलाक हुआ तो माहिरा वापस भारत चली आई और माहिरा से फरजाना बन गई। अवैध रूप से भारत में रहने पर 1983 में केस दर्ज हुआ तो उसे कोर्ट से सजा भी हुई। इसके बावजूद उसने फरजाना नाम से 1992 में सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्होंने यहाँ पे शिक्षक के रूप में इनकी तैनाती हुई थी। जांच में ये तथ्य सामने आया कि ये जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करा दिया है और विधिक कार्रवाई लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगी। दरअसल महिला का जन्म भारत में ही हुआ था और उसने शिक्षा भी भारत में ही हासिल की थी, लेकिन शादी पाकिस्तान में हुई जहां वो 3 साल रही। लेकिन तलाक के बाद से भारत में रहने की वजह से उसकी नागरिकता का मामला फंस गया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिससे मुंबई के कुर्ला में हड़कंप मच गया, जिससे मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं ठप पड़ गईं। ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा डिब्बा आग की चपेट में आ गया, जिसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। ये आग कुर्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच करीब रात 8:30 बजे लगी। गनीमत यह रही कि जिस ट्रेन में आग लगी वो उस समय खाली थी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में कचरा भरकर ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी इस कचरे में आग लग गई, जिससे रेलवे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई और कई ट्रेनें रोकनी पड़ी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने घाटकोपर और सायन स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर में करंट पूरी तरह बंद कर दिया।
हालांकि रात 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिससे रेलवे ने राहत की सांस ली, लेकिन कई लोकल ट्रेन पर इसका असर देखने को मिला, जो काफी देरी से चलती रहीं, जिससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। राजस्थान से भी आग की खबर है। यहाँ जयपुर के चार दरवाजा इलाके में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ी। जिस दुकान में आग लगी उसमें सैनिटरी का सामान रखा था, जिससे आग बुरी तरह भड़क गई, जिसका धुआं आसपास की दुकानों में भर गया, जिससे बाजार में मौजूद दूसरे दुकानदार दहशत में आ गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी, लेकिन इस बीच दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिस जगह आग लगी वो जयपुर का सबसे व्यस्त बाजार है, जहां आग लगने से लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट किया, तब जाकर जाम खुला। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ गड्ढे में ईंटों से भरा हुआ ट्रक समा गया। सड़क धंसने से ये बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया था, जिसमें हादसा हुआ कि बाल बाल बची ट्रक ड्राइवर की जान। यहाँ इग्नू यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हुआ कि मेट्रो की खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है, जिस वजह से कहा यह जा रहा है कि सड़क खोखली हो गई है, जिसमें बड़ा गड्ढा हो गया था। उसमें ये सड़क जो धंस गई, उसी के अंदर ट्रक जा गिरी, उसमें समा गई। हालांकि राहत और गनीमत वाली बात यह है कि ट्रक का जो चालक था वो सेफ है। यह हादसा इग्नू यूनिवर्सिटी के पास हुआ, जहां अचानक सड़क धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि ईंटों से भरा भारी भरकम ट्रक गड्ढे में समा गया। बताया जा रहा है कि सड़क मेट्रो की खुदाई की वजह से खोखली हुई, जिसकी वजह से सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि ट्रक ड्राइवर की जान पर बन आई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोग गुस्से में दिखे, जिनकी माने तो मेट्रो की वजह से आसपास की कई सड़कें खोखली हो गई हैं। लोगों की माने तो इसकी जद में आसपास के कई मकान भी आ सकते हैं। मेट्रो का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के खिलाफ काम हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है। इस हादसे से आसपास के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाए कि एक भारी भरकम ट्रक उसमें समा जाए तो डरना लाजमी है, क्योंकि अगर यह हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोगों की जान पर बन आती।